नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। तो आज जो हम यह वीडियो लेकर आए हैं यह हिंदी निबंध से संबंधित है और इसमें आपको जितने भी यूपीएससी के सिलेबस में निबंध लगे हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। 3 निबंध जो हैं इसमें यूजीसी नेट के भी सिलेबस में है, तो वो वीडियो आप इसके नीचे जस्ट लिंक दिया है इस वीडियो के, वहाँ पे जा कर के उस लिंक पर आप उन 3 निबंधों को देख सकते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके अलावा नाखून क्यों बढ़ते हैं और शिव शंभू के चिट्ठे, ये तीनों निबंध विस्तार से आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी हल्का फुल्का हम यहाँ पे इनका उल्लेख कर देंगे। ठीक, बाकी आपके जो 14 निबंधों में 3 निबंध वहाँ मिलेंगे और 11 निबंधों का उल्लेख हम आपको यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे समीक्षा दी हुई है, जैसे जिस निबंध में जितना इम्पोर्टेंट है उतनी समीक्षा दी गई है, निबंध के कथन दिए गए हैं और यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको सारे निबंध की भी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो सारे निबंध भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने निबंध को अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो में सिर्फ समीक्षा है और साथ साथ निबंध आप समझ जाएंगे कि किस निबंध में क्या कहा गया है। ज़रूरी यही है, उसका प्रकाशन वर्ष कब है, किस पत्रिका में है और ख़ास तौर पे जो निबंधकार हैं उनके बारे में एक वीडियो और आएगा, जितने भी निबंधकार हैं उनकी सारी रचनाओं से संदर्भित। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हिंदी निबंध की बात करते हैं और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हमारा यह जो निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगा है। वहाँ पे इस वीडियो के जस्ट नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे जा कर के आप यह वीडियो विस्तार में देख सकते हैं, इस निबंध को विस्तार में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसका जिक्र कर देते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा यह निबंध लिखा गया है। और अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता थे बाबू गोपाल चंद्र। ठीक है, आप सभी को पता है इनके बारे में। और अगर हम बात करें इनका निधन 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में ही हो गया। और इनके मौलिक नाटक कुछ हैं, वैदेही हिंसा हिंसा न भवति 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1817, श्री चंद्रावली 1886, विशद से विस्मौसदम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881। इसके अलावा कुछ काव्य कृतियाँ हैं, जैसे भक्त सर्वस्व, प्रेम मल्लिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 या 77, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1879, मधुमुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पिचासा 1881, सुमनांजलि फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्णचरित 1883। ठीक है, यह आपका रिवीजन वीडियो है और आप इसमें रिवीजन करते हुए चलिए, सारी रचनाओं को भी साथ में। इनके निबंध संग्रह की बात करें तो सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास पंचक, दिल्ली दरबार दर्पण जैसे कुछ इनके प्रमुख निबंध हैं। और यात्रा वृत्तांत की बात करें, लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा। इन्होंने सूरदास, जयदेव और महात्मा मोहम्मद नाम से जीवनी भी लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मोटा मोटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। अब बात करते हैं इस निबंध के संदर्भ में। तो 1884 ईस्वी में ददरी के बलिया के ददरी मेला में भाषण के रूप में यह निबंध भाषण दिया गया था और वही यह निबंध के रूप में संकलित कर दिया गया। इसमें लेखक ने भारतीय लोगों को निम्न शब्दों से संबोधित किया। कहा कि भारतीय लोग रेल की गाड़ी हैं, कुएं के मेढक हैं, काठ के उल्लू हैं, पिंजड़े में गंगा राम है। 3 प्रकार के मेढकों का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारतीयों को प्रतीक बताया। पहला प्रकार का मेढक था जो उच्च वर्ग का प्रतीक है और वह जौक सौक बोलता है। दूसरा मध्यम वर्ग का प्रतीक है और वह गुमसुम बोलता है। तीसरा निम्न वर्ग का प्रतीक है और वह गए हम बोलता है। ठीक है, इस निबंध के माध्यम से हरिश्चंद्र जी ने त्योहार, उपवास, गंगा स्नान आदि के महत्व और उद्देश्यों को स्पष्ट किया। अंग्रेजों की प्रशंसा की है, राजभक्ति को महत्व यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा धर्म की उन्नति पर बल दिया गया है। हास्य और व्यंग्य शैली का प्रयोग है। कुरीतियों, पाखंडों और अंधविश्वासों पर व्यंग्य है। समन्वयवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। साथ ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार,
स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया। नवजागरण की पृष्ठभूमि को उजागर किया गया है और आलस को त्यागने की बात कही गई है। कर्म करने को कहा गया है। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बात को यहाँ पे नकारा गया है। इस निबंध को विस्तार में आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट वाले वीडियो में। ठीक है, तो यह निबंध रहा। बाकी इनका एक और निबंध सिलेबस में लगा है, वह है वैष्णवता और भारतवर्ष। ठीक है, यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है और यह 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रामायण का समय नामक लेख में इसका उल्लेख हमें मिलता है। यह जो निबंध है वह एक धर्म संबंधी निबंध है। इसमें सर्वाधिक प्राचीन मत वैष्णव को माना गया है। वैष्णव मत को सर्वाधिक प्राचीन मत माना गया। वैष्णव धर्म को भारत का आधारभूत धर्म माना गया। इस संबंध में अनेक तर्क भी दिए गए हैं। लेखक ने इस निबंध में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वैष्णव धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। वेदों में सूर्य नारायण को विष्णु के रूप में प्रस्तुत करने और गायत्री मंत्र की व्याख्या के माध्यम से वे दिखाते हैं कि आर्यों के आदिदेव विष्णु ही थे। ठीक है, गायत्री मंत्र की व्याख्या को दिखाते हुए कि विष्णु ही जो हैं वो सूर्य नारायण थे और वही आदि देव हैं। विभिन्न धर्मों में एकता किस प्रकार से स्थापित हो, कैसे सामंजस्य बने सभी धर्मों में, इस बात का भी उल्लेख हमें इस निबंध के माध्यम से देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यह निबंध भारतीय धार्मिक परंपरा, विशेष रूप से वैष्णव धर्म के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक प्रभावों पर एक गहन विचार प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ यह निबंध न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि भारतीय समाज की धार्मिक चेतना, उपासना पद्धति और सांस्कृतिक संरचना को भी यह स्पष्ट करता है। अगर हम बात करें तो भारतेंदु जी समकालीन वैष्णव संप्रदायों की आलोचना करते हैं, विशेष रूप से गुरु गोसाइयों के नैतिक पतन, संप्रदायों के आपसी विभाजन और ब्रह्म बाह्याचारों के जकड़बंदी को लेकर। खास तौर पे कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आजकल विभिन्न प्रकार के मत संप्रदाय बढ़ गए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो गया है, पाखंड हो गया है, और आप देख सकते हैं कितने सारे आजकल बाबा बन गए हैं, गुरु बने हैं, बाबा बने हैं और इतने अनैतिक कार्य वे कर रहे हैं। कितने सारे गुरु बाबा जेल में पड़े हुए हैं। तो वही सारी चीज़ों को हम प्रासंगिकता के रूप में जोड़ करके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इस निबंध में वे धर्म के स्वरूप को अधिक समावेशी बनाने पर बल देते हैं। इस निबंध के माध्यम से धार्मिक एकता की आवश्यकता पर यहाँ पे बल दिया गया है। लेखक का मानना है कि हिंदू समाज में वैष्णव, शैव, शाक्त, आर्य समाजी, ब्रह्म आदि को आपसी भेदभाव छोड़ करके एक साथ संगठित हो जाना चाहिए। ठीक है, लेखक यहाँ पे हम चुनौती देते हुए भी, चेतावनी देते हुए भी कहते हैं कि यदि हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ तो उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए उन्हें एक रूप से संगठित होना बहुत जरूरी है। यह निबंध जो है यह केवल धार्मिक विमर्श तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय चेतना पर भी प्रकाश डालता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इस निबंध का? तो लेखक का इस निबंध को लिखने का मुख्य उद्देश्य रहा है हिंदू समाज को बाह्याचारों और विभाजन से मुक्त करके विभिन्न जो आडंबर, पाखंड हैं उनसे दूर करके एक संगठित और व्यवहारिक धार्मिक प्रणाली की ओर प्रेरित करना है। उनका यह प्रयास सराहनीय है और आधुनिक समाज में भी प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है, तो यह जो था यह निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष से संबंधित जो भी इसमें महत्वपूर्ण कथन है, मतलब जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, कि इस निबंध में मूल रूप से लेखक क्या कहना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमने बता दिया। उम्मीद है कि आपने निबंध पढ़ा होगा और अगर आपने निबंध नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। संपूर्ण निबंध की एक PDF आपको फ्री में ही इसी वीडियो के जस्ट नीचे हम अपलोड कर देंगे, लिंक हम यहाँ पे दे देंगे। तो अगर आप सब कमेंट करेंगे तब तो चलिए अगला हम अपना निबंध देखते हैं। अगला निबंध है जो है हमारा वह है आप। ठीक है, अगला निबंध है आप। यह जो निबंध है वह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है।
प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है वह 24 सितंबर 1856 को बैजे, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित संकटादीन था और इनका निधन जो है वो 6 जुलाई 1894 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, उसके बाद इनके निबंध हम आपको देखेंगे। ठीक है, इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं जैसे कानपुर महात्म्य, तृप्यंताम, तारापति पचीसी, दंगल खंड, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फाल्गुन महात्म्य, ब्रैटला स्वागत, मन की लहर, युवराज कुमार स्वागंते, लोकोक्ति शतक, शोकाश्रु, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण, होली है, दीवाने ब्राह्मण और स्फुट कविताएं हैं कुछ इनकी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके नाट्य साहित्य की तो कलि कौतुक इनका रूपक है, जुआरी खुआरी प्रहसन है जो कि अपूर्ण है, हठी हमीर और संगीत शाकुंतल और भारत दुर्दशा इनका एक रूपक नाटक है और कलि प्रवेश गीत रूपक है और दूध का दूध पानी का पानी एक भान है जो कि अपूर्ण है। ठीक है, इनका निबंध है प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग 1 जिसमें लगभग इनके कम से कम 200 निबंध संकलित हैं। एक आत्मकथा भी है जो कि अपूर्ण है प्रताप चरित के नाम से। ठीक है, इनके कुछ उपन्यास थे जैसे अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगलांगुली और राज सिंह राधा रानी, ये सारे इनके उपन्यास हैं जो कि बंकिम चंद्र के उपन्यासों के अनुवाद हैं। ठीक है, कुछ अनुदित कहानियां हैं जैसे कथा बाल संगीत, कथामाला, चरिताष्टक। ठीक है, तो ये सारी इनकी कुछ रचनाएं थी और जो हमने आपको बताया इनके बारे में। अब हम बात करेंगे इनके निबंध जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है आप। ठीक है, यह जो निबंध है इसका प्रकाशन 15 मार्च 1893 ईस्वी को हुआ और ब्राह्मण पत्रिका में उसके 9वें खंड के 8वें अंक में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 9वें खंड के 8वें अंक में ब्राह्मण पत्रिका के प्रकाशन हुआ। यह एक हास्य और व्यंग्यपरक निबंध है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही इतना है। बाकी यह निबंध बहुत अच्छा है, इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार मैं शब्द, इन्होंने बताया कि मैं शब्द जो है वो नम्रता दिखाने के लिए बिल्ली का अनुकरण है। जैसे मैं तो बिल्ली का अनुकरण है। तू शब्द तुच्छता के प्रति सूचक वाला है। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने बताया है कि आप क्या है, तो इन्होंने कहा कि प्रेम के लिए आपका आदर नहीं बल्कि तू ही बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसमें बताया है कि आपका अर्थ क्या है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कहाँ से किया, कैसे ये शब्द का शुरुआत हुआ, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बताया है। इन्हें कहते हैं कि मैं का शब्द नम्रता दिखाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है। तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीति सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम तुम का अपभ्रंश है, यह वह निकट और दूर की वस्तु। ठीक है, वैसे आप क्या है, इन्होंने बताया कि आप क्या है, किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर में ही क्यों इसका बहुतया प्रयोग होता है। ये सारी बातें इन्होंने बताई है कि क्यों आदर के ही रूप में आप शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगते हैं। ठीक है, ये सारे इनके कुछ कथन हैं निबंध के और बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। आप एक बार निबंध पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कब प्रकाशित हुआ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ और इसका मूल भाव क्या है। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि आपकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। ठीक है, चलिए एक और इनका निबंध है धोखा। यह इनका एक भावपरक निबंध है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का 1919 ईस्वी में इनका जो पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था, निबंध नवनीत, उसी में यह संकलित हुआ था, शामिल हुआ था। इसके अलावा ब्राह्मण पत्रिका के खंड 9वें
के 9वें खंड के 9वें अंक में यह निबंध प्रकाशित हुआ था। यह एक भावपरक निबंध है, ठीक है। और इसमें इस निबंध में क्या है, इस निबंध में इन्होंने धोखा को समझने के लिए, धोखा नामक भाव जो है उसको समझने के लिए यह निबंध लिखा है। इसमें लोक और समाज के मंगल के लिए इन्होंने धोखे की पहचान को अनिवार्य माना है कि हर व्यक्ति को धोखे की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि पहले मनुष्य किस प्रकार धोखा खाता है, उससे फिर धीरे धीरे निकलता है और फिर वह खुद ही दूसरों को धोखा देता है। इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने यह निबंध लिखा है। और इन्होंने मतलब बहुत ही धोखा जैसे विषय को बहुत ही मनोरंजक ढंग से वर्णित किया है। एक तरीके से कह सकते हैं यह एक इनका ललित निबंध भी है, ठीक है। दार्शनिक परंपरा की चर्चा करते हुए धोखा शब्द को इन्होंने एक नए ढंग से सोचने पर भी प्रेरित किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक नए ढंग से भी प्रेरित करने की बात की है। तो ये सारी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको बता दिया। बाकी आप निबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने निबंध नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, निःशुल्क है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा अब निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ठीक है। यह जो निबंध है वह है बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगर हम बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म 3 जून को 1844 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्र को प्रकाशित किया और ये निकालते थे, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का, अत्याचारपूर्ण नीतियों की आलोचना की थी। ये एक बहुत ही निर्भीक कह सकते हैं, दृढ़ निश्चयी निबंधकार अब साबित हुए हैं अपने समय में, ठीक है। और इनका निधन जो है, इनका निधन 30 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। अब बाकी इनके हम निबंध को देखेंगे तो इस निबंध का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ। साहित्य परंपरा में आए बदलाव पर यह आधारित है कि किस तरह साहित्य की परंपरा में बदलाव हुआ, उन सारी बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और हिंदी की बोलियों के विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। साहित्य को जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा गया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। इसके अलावा किसी देश का इतिहास केवल बाहर का हाल बताता है, जबकि साहित्य जो होता है वह अंदर के भावों को भी प्रकट करता है। यह बात इन्होंने कहा है। साथ ही भट्ट जी ने आर्यों का देश व हिंदू जाति जैसे शब्दों का भी प्रयोग इस निबंध में अपने किया। और यह जो निबंध है लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग इस निबंध में भरपूर रूप में किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो नवजागरण काल में साहित्य के प्रति उभरे नवीन दृष्टिकोण ने यह आवश्यक कर दिया कि अतीत के गौरव के रूप में साहित्य की उन्नत परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा की जाए, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य को जनता के भावों की अभिव्यक्ति बताया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी हमने आप कुछ निबंध के कथन भी ऐड किए हुए हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। इस निबंध में बताया गया कि जैसे कोई भी मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या चिंता में मग्न रहता है, तो हाव भाव भी मलिन या उदासीनता को प्रकट करने वाले होते हैं। जब वह सुख एवं आनंद में डूबा रहता है, तब उसकी हंसी, चुस्ती, नृत्य आदि भंगिमाएं उसके भावों को प्रकट करती हैं। यानी व्यक्ति जैसा रहेगा वैसे ही उसकी भाव भंगिमाएं भी हो जाएंगी। साहित्य को भावों की अभिव्यक्ति करने वाला सामाजिक क्रम इस निबंध के माध्यम से लेखक ने माना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी देश के मनुष्यों के हृदय को जानने का श्रेष्ठ माध्यम जो है उस देश का हम साहित्य कह सकते हैं, उस देश का साहित्य जो है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगर बात करें तो यह जो निबंध था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बात थी वो सारे हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और अगर जो कुछ बच रहा है तो वो भी हम
फिलहाल जो भी था इम्पोर्टेंट वो हमने आपको इसमें बता दिया है। आगे देखेंगे, अगला हमारा निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। यह जो निबंध है वह भी नीचे वीडियो दी गई है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां पे जा कर के देख सकते हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी यह निबंध लगा है, वहां पे हमने विस्तार से इस निबंध को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इस निबंध को जो है बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू शर्मा उपनाम से यह निबंध लिखा था। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस निबंध को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बाल मुकुंद गुप्त की, तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में रोहतक जिले के गुरुयानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनका जो शिव शंभू के चिट्ठे है ऐतिहासिक महत्व रखने वाला एक राजनीतिक पत्र है। इसमें गुप्त जी की निर्भीकता और पत्रकारिता कला को हम देख सकते हैं। व्यंग्य शैली का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, और लेखक ने लॉर्ड कर्जन को प्रजा का शासक तथा अपने आप को प्रजा का प्रतिनिधि और हितैषी बना करके प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो इनका जो निधन है, गुप्त जी का निधन 1907 ईस्वी में हो गया था। ये जो निबंध है वह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह पूरा एक निबंध है जिसमें 8 चिट्ठे हैं, इसमें 8 पत्र हैं। पहला पत्र है बनाम लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1903 में। इसमें लॉर्ड कर्जन की हृदयहीनता को दिखाया गया है, किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता को कभी आत्मीयता के दृष्टि से नहीं देखा, हमेशा जनता के प्रति अपना कभी कर्तव्य नहीं निभाया, क्रूर बने रहे, कभी अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। ये सारी बातें इसमें हमें देखने को मिलता है। 1903 ईस्वी में यह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है श्रीमान का स्वागत। ठीक है, तीसरा है चिट्ठा वायसराय का कर्तव्य। ये पूछता है 8 चिट्ठों का क्रम, इन्हें आप याद रखिएगा। वायसराय का कर्तव्य 1904, पीछे मत फेंकिए 1904 सारा भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आशा का अंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दुराशा 1905 में। विदाई संभाषण 1905 में। बंग विच्छेद 1905 में। ठीक है, और इसके अलावा यह एक व्यंग्य परक निबंध है। सामाजिक राजनीतिक विषयों पर एक अच्छा व्यंग्य है। विदेशी शासन का विरोध है। अंग्रेजों के द्वारा किए गए भारत विरोधी कृत्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यह जो निबंध था इसमें हमने कुछ बातें बताई हैं, और विस्तार में आप जा करके देख सकते हैं यूजीसी नेट वाले वीडियो में। अगला जो हमारा निबंध है वह है धर्म और समाज। ठीक है, धर्म और समाज। यह जो निबंध है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है, और इनका यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। और बात करें अगर हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें इन्होंने समाज के लिए धर्म की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर आवश्यकता है तो कितनी है, किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सारी बातों का उल्लेख इस निबंध में उन्होंने किया है। धर्म और समाज, किस प्रकार से समाज में धर्म की आवश्यकता होनी चाहिए, ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, और कितना ज़्यादा मतलब आडंबरों से युक्त ना हो, ये सारी बातें इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने प्राचीन धर्मों का भी उल्लेख इस निबंध के माध्यम से किया है। साथ ही पश्चिमी देशों और भारत में धर्म का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप पहले था, और अब उसमें क्या परिवर्तन आ गए हैं, इन सारी बातों का उल्लेख इस निबंध में किया गया है। ठीक है, इंसान किस प्रकार से जब जन्म लेता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक धर्म के बनाए गए नियमों का ही पालन करता है, उन सारी बातों को इस निबंध में बताया गया है। कह सकते हैं धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन इस निबंध के माध्यम से किया गया है। तो ठीक है, तो यह जो निबंध है धर्म और समाज, इसमें ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। और हमने आपको बताया कि यह जो इसका प्रकाशन हुआ था जून 1920 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में हुआ था। ठीक है,
ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। निबंध में क्या है मूल रूप में वो हमने आपको बता दिया। एक बार आप निबंध ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा निबंध है कवि कर्तव्य, ठीक है। अगला जो हमारा निबंध है वह है कवि कर्तव्य। यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और द्विवेदी जी की बात करें तो इनका जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका निधन 1938 ईस्वी में हुआ। ये अपने क्षेत्र में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े निबंधकार थे, बहुत बड़े आलोचक थे, ठीक है। और इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका को के माध्यम से खड़ी बोली के भाषा परिष्कार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी इन्होंने निभाई हुई है, ठीक है। तो इनका जो निबंध है कवि कर्तव्य, उसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि कवि का क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस निबंध की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी हमने इसमें उल्लेखित किया है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा कि कवि कर्तव्य निबंध का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है। बाकी यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 2 अनुच्छेदों में लिखा है। पहले अनुच्छेद में कुछ उपशीर्षक भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। छंद, भाषा, अर्थ और विषय, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। छंद, भाषा, अर्थ और विषय। कवि कर्तव्य को उन्होंने समय और समाज की रुचि के आधार पर निमित्त करना चाहा है इस निबंध में, इसीलिए इन्होंने अपने निबंध को 4 भागों में बांटा। हमने बता दिया, यहाँ पे भी देख लीजिए। छंद, भाषा, अर्थ और विषय। समय और समाज की रुचि के हिसाब से इन्होंने कवि के कर्तव्य को निर्धारित किया है, वही बातें इस निबंध में इन्होंने बताया है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है इस निबंध में, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। यह समझना अज्ञान की पराकाष्ठा है कि जो कुछ छंदोबद्ध है सभी काव्य है। गद्य या पद्य किसी में भी काव्य का लक्षण पाया जाएगा तो वह काव्य होगा। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे पद्य में, वही काव्य है। ये सारी पंक्तियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इनका मानना था कि दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, सवैया आदि का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका है। अब संस्कृत काव्यों में प्रयुक्त द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तिलका आदि का प्रयोग हिंदी में किया जाए। इन छंदों का भी प्रयोग हिंदी में किया जाए ताकि हिंदी काव्य की विशेष रूप से शोभा बढ़ जाए। ये सारी बातें इन्होंने इस निबंध के माध्यम से बताई हैं। इसके अलावा ये कहते हैं इस निबंध में कि जिस कवि से जो छंद सध जाए उसे उसी में रचना करना चाहिए। दूसरे प्रकार के छंदों का प्रयोग वे ना करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कुछ जो हमारे पुराने जो हमारे हुए हैं महाकवि, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर एक ही छंद को लेकर के वे प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे तुलसीदास जी हमारे जो थे वे चौपाई को लेकर, बिहारी लाल दोहा लिख करके उन्होंने इतनी सारी कीर्ति को अर्जित की। कालिदास ने मंदाक्रांता छंद को लेकर के, भारवी ने वंशस्थ को लेकर के, और राजशेखर ने शार्दूल विक्रीडित छंद को लेकर के। ये सारे प्रमाण हैं कि जिसको जिस छंद में रचना करनी आए वो उसी छंद में करे। जरूरी नहीं है कि कई सारे छंदों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने इस में बताई है। एक तरीके से इन्होंने कवि के कर्तव्य को बताया है कि कैसे उनको रचना करनी चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा ये कहते हैं कि हमने आपको बताया कि लक्षणहीन है तो कितना भी छंदोबद्ध हो वह काव्य नहीं कहा जा सकता, किंतु लक्षण युक्त होने से गद्य में भी लिखा गया हुआ काव्य की श्रेणी में शामिल होने का अधिकारी है। इस निबंध में इन्होंने छंद, भाषा, अर्थ और विषय शीर्षक के माध्यम से बताया, जिसमें छंद पर लिखित विचार केवल पद्य के लिए विचारणीय है। बाकी भाषा, अर्थ और विषय ये तीनों गद्य और पद्य दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं इनके माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ अन्य बातें भी कही हैं। जैसे ये कहते हैं कि
जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती हैं, और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वह पद्य कहलाता है। कोई छंद और पद्य दोनों को एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं। यह कथन आप याद रखिएगा। यह जो कथन है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और उन्होंने अपने कवि कर्तव्य नामक निबंध में यह बोला हुआ है, क्योंकि पूछ सकता है। द्विवेदी जी विषय अनुकूल छंदों के प्रयोग पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि काव्य के मर्मज्ञ निपुण कवि स्वमेव जान सकते हैं कि कौन सा छंद कहाँ विशेष शोभावर्धक होगा। प्राचीन संस्कृत कवि इसका पूरा विचार रखते थे। जैसे ऋतुओं के वर्णन में उपजाति छंद में किया जाता था, नीति का वर्णन वंशस्थ में किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चंद्रोदयादि का रथोदाता में किया जाता था। वर्षा या प्रवास का वर्णन मंदाक्रांता छंद में किया जाता था। स्तुति, शौर्य आदि का जो है चित्रण शार्दूल, विक्रीडित और शिखरिणी छंद में किया जाता था। दोधक वृत्त का पालन करते हुए 3 अक्षर वाले शब्द का प्रयोग किया जाता था। तोटक वृत्त में रूखे अक्षर वाले शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसमें ताल की द्रुत गति होती थी। इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उनका मानना था कि जो हमने बताया कि दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, सवैया इत्यादि छंदों का बहुत हिंदी में प्रयोग हुआ है और अब हिंदी में संस्कृत छंदों का प्रयोग होना चाहिए। ये द्विवेदी जी का मानना था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कवि कर्तव्य निबंध की। तो वो सारी हमने महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी। अब जो हमारा अगला निबंध है वह है आचरण की सभ्यता। ठीक है, आचरण की सभ्यता। यह जो निबंध है वह है सरदार पूर्ण सिंह जी का। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। अगर हम बात करें सरदार पूर्ण सिंह की, तो इनका जो जन्म है वह 1881 ईस्वी में सलहट गांव में जिला एबटाबाद, जो कि अब पश्चिमी पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और अगर हम बात करें इनका निधन 1931 ईस्वी में हुआ। हिंदी में 6 निबंध हैं इनके। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वर्ल्ड हिट मैन। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम इस निबंध को। तो यह जो निबंध है आचरण की सभ्यता, यह एक भावात्मक निबंध है और इसका प्रकाशन कब हुआ था आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, इसमें हम निबंध के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे, इसके कथन भी हैं। यह एक भावात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने बताया है कि लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तक लिखना और दूसरों को उपदेश देना आसान है, किंतु ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़े हैं, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्यों को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ती है। ठीक है, ये बातें इन्होंने निबंध में कही है। यह निबंध के महत्वपूर्ण कथन है और आप इन्हें याद में रखिएगा। इसी से आप समझते चलिए कि इस निबंध में क्या कहा गया है। इसमें निबंध में बताया गया कि यदि हमें पूर्ण मनुष्य बनना है तो अपने आचरण को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना होगा। साथ ही इस निबंध के माध्यम से कहा गया कि आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ज्ञानियों से सीखी जा सकती है और ना ही मस्जिद, मंदिरों और गिरजाघर से। उसका खुला खजाना तो हमें प्रकृति के विराट प्रांगण में मिलता है। आचरण की सभ्यता का पैमाना है परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार। ठीक है, इसीलिए 3 पैमाना। ठीक है, आपने देखा। इसीलिए हमें प्रायः श्रमिकों और सामान्य दिखने वाले लोगों में उच्चतम आचरण के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। यह बात आचरण की सभ्यता नामक निबंध में कहा गया है। यह उसका कथन है। कथन को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक अन्य कथन है, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है, अर्थात इम्पॉर्टेंट है। आगे इसी निबंध में कहा गया कि आचरण की सभ्यता में भाषा,
सदा मौन रहती है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसके व्याख्यान के उच्च आचरण से सूखे काष्ठ सचमुच हरे हो जाते हैं। प्रेम और सदाचरण मौन स्थिति में ही अपना प्रभाव डालते हैं। इन्हें प्रकट करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम की भाषा तो शब्द रहित होती है, मौन ही होती है। नेत्रों की भाषा, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा जो है वो शब्द रहित भाषा है। प्रेम की भाषा के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, वह निशब्द भी होता है। यह बताया गया है इस निबंध में। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया कि जो आचरण होता है वह हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। साथ ही इस निबंध में यह भी बताया गया कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। इन्होंने आचरण की मौन भाषा को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। इसके अलावा यह निबंध का कथन है कि हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन स्वयं बनाना पड़ेगा और इस पर चलना भी स्वयं ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है इस निबंध में। ठीक है। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया कि मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। ये बातें इसमें कही गई हैं। इसके अलावा इस निबंध के कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे कथन है, जैसे एक और कथन है इम्पोर्टेंट। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई हैं। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया कि मनुष्य के आचरण के निर्माण में धर्म, उपदेश और शास्त्र वचनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। तभी सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा कि पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो बदहजमी हो जाती है, और भी ज़्यादा बदहजमी हो जाती है। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इसके अलावा इस निबंध में बताया गया कि नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब जो हैं वो सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मतलब आचरण की सभ्यता के मौन व्याख्यान हैं। कौन कौन? नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। इसके अलावा कहा गया कि आचरण को प्रेम का परम उद्देश्य बताकर इस निबंध में उसके महत्व को प्रतिपादित किया गया और कहा गया कि आचरण का विकास ही जीवन का परमोद्देश्य होना चाहिए। साथ ही इस निबंध में यह बताया गया कि आचरण का निर्माण करने वाले तत्वों पर निबंध में क्या कहा गया? कहा गया कि पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। ठीक है। साथ ही देखेंगे एक कथन और है इसी निबंध का, मानसिक सभ्यता के होने पर भी आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। यह इंपॉर्टेंट कथन है इस निबंध का। तो हमने कुछ कथनों को देखा और साथ ही साथ ये समझा कि इस निबंध में मूल रूप से कहा क्या गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले निबंध को हम देखेंगे अपने महाकवि की तर्जनी। अगला निबंध है हमारा महाकवि की तर्जनी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस निबंध का प्रकाशन वर्ष कब क्या है। ठीक है। आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है। चलिए कुबेरनाथ राय की हम बात करें तो कुबेरनाथ राय का जो जन्म है वह 26 मार्च 1933 ईस्वी को मतस्सा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और अगर हम बात करें इनके निधन की तो इनका जो निधन है वह 5 जून 1996 ईस्वी को हो गया था। ठीक है। इनका जो निबंध है महाकवि की तर्जनी, यह इसी नाम का निबंध संग्रह भी है जिसमें टोटल 19 निबंध संकलित हैं। महाकवि की तर्जनी जो निबंध संग्रह है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला है वाल्मीकि संदर्भ जिसमें 5 निबंध हैं। दूसरा है रामायण छाया प्रतिछाया संदर्भ जिसमें 9 निबंध हैं। और तीसरा है मानस संदर्भ जिसमें टोटल 5 निबंध हैं।
वाल्मीकि संदर्भ के अंतर्गत ही महाकवि की तर्जनी निबंध संकलित है। ठीक है, इस निबंध में उन्होंने विषाद योग में उन्होंने कहा कि मैंने सर्वत्र अपने लेख में रस और बोध का समान भाव से वितरण किया है। महाकवि की तर्जनी में वह तर्जनी है जो आधुनिक साहित्यकारों की भोग उन्मुख है, साथ ही विघटित पौराणिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने और नई साहित्यिक सृष्टियों की रचना करने के लिए कुबेरनाथ जी एक उत्सुक रूप में दिखाई देते हैं। कह सकते हैं कि इस निबंध का आरंभ जो है वो दो आत्माओं से होता है जिन्हें शब्द और अर्थ के रूप में लिया गया है, और वो दो आत्माएं हैं ब्राह्मण और निषाद। दोनों एक ना एक प्रतीक के रूप में हैं, एक शब्द और एक अर्थ के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसके कुछ प्रमुख कथनों की बात करें अगर हम इस निबंध के, तो वह परंतु देवी मैं तो भाव या अर्थ ही दे सकता हूँ, उसे ध्वन्यात्मक रूप वाणी या शब्द देना, उसे एक संयोजन में उपस्थित करना, यह सब तो तुम्हारे ही द्वारा संभव है। या इस निबंध के कुछ इंपॉर्टेंट कथन हैं, साथ ही हम समीक्षा भी देखेंगे। अच्छा चलो इस बार देवता का नहीं किसी कर्मरत मनुज का ही गान किया जाए। इसके अलावा एक कथन है, पौराणिक काल में शब्द और अर्थ की दैवीय महत्ता थी, वह दोनों एक नई कविता और एक नए छंद के निर्माण के लिए संवाद करते हैं। बात करें इस निबंध के दूसरे भाग में, एक ब्राह्मण प्रकट होता है जो कि सावित्री मंत्र का जाप कर रहा है। अचानक वह मंत्र भूल गया और एक पेड़ की एक शाखा पर बैठे हुए पक्षी हैं क्रॉच जो कि मैथुन क्रिया कर रहे हैं, उसका ध्यान उनके मैथुन की ओर आकृष्ट हो जाता है। यह आधुनिक साहित्य का प्रतीक है, वह जो ब्राह्मण है और जो कि रचना करने के मूड में नहीं है और उसका ध्यान भटक जाता है, यह दिखाया गया है। इसी में कथन है, इसी से संदर्भित, अच्छा यही मान लो क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं यह ब्राह्मण कौन है, यह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि ही अब साप भ्रष्ट ब्राह्मण होगा और उसमें मैं स्थित हो जाऊंगी शब्द बनकर और तुम रहोगे अर्थ बनकर। शब्द और अर्थ दोनों ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके भविष्य की कविता का निर्माण करते हैं, यह इस निबंध में कहा गया है। इसके अलावा कहा गया कि मैथुन में से एक को मान डालने से क्रोध में आकर ब्राह्मण के कंठ से जो श्लोक निकला वाल्मीकि रामायण की रचना हेतु एक संकेत दिलाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। तीसरे भाग में ब्राह्मण रूपी काव्य और निषाद रूपी इतिहास के बीच संवाद होता है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल वहाँ दर्शनीय है, मूल रूप से हम वहाँ देख सकते हैं। इतिहास और काव्य दोनों सहचर हैं, यह इस निबंध के माध्यम से बताया गया। इसमें कहा गया कि यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूँ काव्य, हम और तुम दोनों सतीर्थ हैं। जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो, राजलिप्सा के नाम पर हजार हजार मुंडपात करवाते हो, अर्थलोभ के कारण धारणी का सारा दान सारा धृत और मधु चाबियां से ऐंठ कर ताले में बंद कर लेते हो, शुद्ध काम लालसा को सभ्यता संस्कृति कहकर चलाने लगते हो, तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं। मेरा कंठ एक क्रोध श्लोक बोलने को विकल्प हो जाता है, क्या इस निबंध में कहा गया है। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया कि जब निषाद रूपी इतिहास का वर्णन हो गया तब ब्राह्मण रूपी काव्य ने कहा, देखो अब मैं अपना बल दिखाता हूँ। वह क्षुद्र चिड़िया जिसे तुमने मार डाला है अब अवतरित हो रही है, पुनः सरस्वती का नया वाहन बनकर, चिरकाल व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया कि वह मरा हुआ पक्षी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया और इस प्रकार बोला, बंधु मैं लौट आया हूँ शब्द बनकर, भाव बनकर। मैं अपने कल कुंजन द्वारा तुम्हारे अंदर असंख्य वर्षा शरद और असंख्य वसंतों की रचना करता रहूँगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी इस निबंध से संदर्भित। ठीक है, और अगर एक बार आप निबंध पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगला जो हमारा निबंध है वह है अस्ति की पुकार, विद्यानिवास मिश्र जी का वह निबंध है।
इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं में संकलित है और यह एक ललित निबंध है और इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। इस निबंध में बताया गया कि हिमालय भारतीय जीवन प्रवाह का अच्छा स्रोत है। उसमें हिमालय के स्वरूप, उसके महत्व और उसकी स्थिति आदि का सांस्कृतिक परिवेश में वर्णन किया गया है। अस्थि के बारे में बात करें तो अस्थि जो है संस्कृत शब्द अस्थि का अर्थ है अर्थात यह है। यह जो शब्द है यह वर्तमान का बोध कराने वाले स्वरूप को निबंध के केंद्र में रखकर हिमालय से आने वाली पुकार को सुनने की लेखक की आकुलता और चिंता के अनेक संदर्भों के माध्यम से वर्णित है। इस निबंध में भारतीय जीवन प्रवाह की सामाजिक चेतना को उद्भासित करते हुए आधुनिक समाज की विसंगति पर विडंबना पर एक व्यंग है। इस निबंध में राहुल सांकृत्यायन का जिक्र भी लेखक करता है और उसे वह नास्तिक व्यक्ति बताया है। इसमें राहुल जी लेखक से कहते हैं कि हिमालय मुझे बुला रहा है, काम समेटिए, अब यहाँ काम नहीं होगा। विद्यानिवास मिश्र ने राहुल सांकृत्यायन के लिए कहा कि ऐसे ब्रज नास्तिक आदमी को यह बुलावा क्या बात है। आखिर हिमालय देवात्मा है, गीता के अनुसार साक्षात भगवान वासुदेव का विग्रह है। मैंने भी कुमार संभवम पढ़ा है, हिमालय की कथाएं पढ़ी हैं, हिमालय राजा की कहानी सुनी है, पर मुझे यह बुलावा तो नहीं मिलता। यह बुलावा सिर्फ राहुल सांकृत्यायन को ही क्यों मिलता है। एक तरीके से उन्होंने व्यंग रूप में यह बात कही है। यह कुछ निबंध के कथन हैं और इसके अलावा इसमें क्षण क्षण नया नया रूप धारण करने वाला श्रद्धा है, श्रद्धा ही वास्तविक युग श्रद्धा है, यह इस निबंध की पंक्ति है। इसके अलावा हम उसके आश्रय में सोते रहे, लाल चींटियों का दल रेंग कर आया, हमारे सीमांत का श्यामल प्रसार चट कर गया। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया कि कालिदास के अंतिम ग्रंथ का पहला श्लोक भी अस्थि शब्द से प्रारंभ होता है। हिमालय के अस्थि का स्मरण कालिदास ने अपने कुमार संभवम ग्रंथ के बीज के रूप में किया है। इसके माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से मिश्र जी ने बताया कि हम शब्द युग में जी रहे हैं। हमारे युग में अर्थ या धन की प्रधानता है, लोग धन को प्रमुखता देते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग अब सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। इस सिद्धावस्था के माध्यम से उन्होंने वर्तमान में लोगों के जीवन पर व्यंग भी किया है। इसके अलावा मिश्र जी शोक व्यक्त किए हैं कि लोग हिमालय, गीता और कृष्ण की अस्थि को भूलते जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मिश्र जी ने हिमालय न जाने का कारण अपना शहरी जीवन बताया है। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी के लिए बताया कि उनके लिए हिमालय भूत भविष्य न होकर केवल अस्थि रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की इस निबंध के माध्यम से कि हमें वर्तमान लेस मात्र भी प्रभावित नहीं करता, इसलिए हमें अस्थि की अटपटी भाषा समझ में नहीं आती। इसके अलावा इस निबंध में दूसरा प्रसंग एक है शिव पार्वती का भी हिमालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया गया कि गौरी गुरु हिमालय हैं, देव सेनानी स्कंद की जननी के पिता भी हिमालय हैं। हिमालय राज की समस्त संपत्ति पार्वती को ब्याहने आए शिव जी की बारात को खिलाने पिलाने में खर्च हो रहा है। वही यह भी बताया गया है कि पार्वती 52 हंडा सुहाग लेकर पतिगृह जाती हैं। ये सारी बातें इस निबंध के माध्यम से बताई गई है। एक तरीके से हिमालय की विशेषता को, यहाँ पे हिमालय के महत्व को उद्धृत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हमारा एक और निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध आपको यूजीसी नेट वाले सिलेबस के वीडियो में मिल जाएगा। और एक निबंध और बचा है शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति, इसके बाद हम उसको भी देख लेंगे। लास्ट ये देख लेते हैं, इसके बाद श्रद्धा और भक्ति को देखेंगे, उसके उपरांत यह वीडियो क्लियर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई का यह निबंध है और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1975 से के शुरू हुआ और 1979 ईस्वी तक इसका जो है अवधि तक लेखन कार्य हुआ। और इसमें 2 घटनाएं वर्णित हैं। 1975 में राजनैतिक उथल पुथल और 1939 में लेखक के टांग को टूटने की कथा कही गई है। यह एक तरीके से राजनीतिक और शारीरिक विकलांगता का वर्णन किया गया है। इस निबंध के माध्यम से अंधश्रद्धा, पाखंड और मानवीय मूल्यहीनता पर तीखा व्यंग किया है लेखक ने। समाज में बढ़ रही कृत्रिमता पर
समाज के बढ़ते पाखंड पर इन्होंने प्रहार किया है एक तरीके से, ठीक है। समाज में वास्तविक श्रद्धा की जगह पर विकलांग श्रद्धा का चलन आजकल हो गया है, यह बात लेखक ने कही है। इसके अलावा सामाजिक विडंबना पर कुठाराघात करते हुए इन्होंने कहा कि आज का जो समय है, समाज है, वो ईमानदारी और सच्चाई के बजाय कृत्रिमता को महत्व देता है। आज का समय सच्चाई ईमानदारी को छोड़ करके केवल बाहरी आडंबर को ही महत्वता दे रहा है, ठीक है। इस निबंध की भाषा सरल सहज रूप में है, जो कि तीखे व्यंग्य के साथ साथ एक प्रभावी संदेश भी समाज में लोगों को दे रही है, ठीक है। साथ ही अगर हम देखें तो हास्य के माध्यम से इसमें एक गंभीर संदेश समाज को प्रस्तुत किया गया है। समाज की विफलता के इसमें 4 कारण बताए गए हैं, जैसे नेतृत्व, कानून, बुद्धिजीवी और समाज। ये चारों अगर सही नहीं होंगे तो समाज की विफलता होगी। इसके अलावा इस निबंध के माध्यम से बताया गया कि यह निबंध आज भी प्रासंगिक है और पाठकों को समाज की वास्तविकता पर सोचने को मजबूर करती है, ठीक है। इसके निबंध के माध्यम से इसकी घटनाओं और इस चरित्र के माध्यम से बताया गया कि समाज की हकीकत को दिखाया गया, उसकी वास्तविकता का चित्रण किया गया है एक तरीके से, ठीक है, इस निबंध में। और इसके अलावा श्रद्धा और आदर जो है व्यक्तित्व के गुणों से नहीं बल्कि आज के समय में दिखावे और अवसरवादिता से प्रेरित हो रहे हैं, यह बात इसमें बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ अन्य बातें अगर, तो इस निबंध में हमने आपको बता ही दिया कि इन्होंने अपनी शैली से श्रद्धा और आदर के खोखलेपन पर व्यंग किया है और उसको उजागर किया है। तो एक तरीके से उन्होंने यही दिखाया है कि आज समाज में वास्तविक श्रद्धा के जगह पर विकलांग श्रद्धा यानी असहाय एवं दयनीय रूप में जो है श्रद्धा, उसी का चलन हो गया है, कृत्रिमता का चलन हो गया है, व्यवहार महत्व नहीं रख रहा है आजकल, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो हमारा निबंध है श्रद्धा और भक्ति, उसको हम देखते हैं। अगला जो हमारा निबंध है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया, श्रद्धा और भक्ति, ठीक है। श्रद्धा और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का प्रतिनिधि निबंध है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, फटाफट अगर आपको जो सुनना हो सुन लीजिए, जो नोट करना हो नोट कर लीजिए, ठीक है। इस निबंध में शुक्ल जी के निबंध शैली की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस निबंध में शुक्ल जी ने यह जो इसमें निगमनात्मक शैली का प्रयोग किया हुआ है शुक्ल जी ने, ठीक है। और तो ये देखिए यहाँ पर जो है यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का प्रतिनिधि निबंध है। इसमें शुक्ल जी के निबंध शैली की समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं। शुक्ल जी हिंदी निबंध परंपरा के केंद्रीय रचनाकार हैं। उन्होंने इस हिंदी निबंध को परिपक्वता के स्तर पर पहुंचाया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो शैली है, निगमनात्मक शैली है, वह पहले चिंतन करते हैं, अनेक उदाहरण से पुष्टि करते हैं। इस निबंध में भी यह आरंभ में परिभाषा देते हुए कहते हैं कि किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। इस निबंध में जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको देखते हुए हम निबंध के तत्वों को भी देखते चलेंगे। जैसे इस निबंध में कहा गया, प्रेम और श्रद्धा के मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया है और कहा गया कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। फिर कहा गया कि कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। अगला कथन है, प्रिय का चिंतन हम आंखें मूंदे हुए संसार को भूल कर करते हैं, पर श्रद्धा का चिंतन हम आंखों को खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। इसमें बताया गया कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये सारी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं इस निबंध के माध्यम से,
श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। श्रद्धा एक रूप में सामाजिक भाव है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। इस निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप में श्रद्धा को मुख्यतः 3 रूप का बताया है, 3 प्रकार की होती है। पहला प्रतिभा संबंधिनी, दूसरा शील संबंधिनी, तीसरा साधन संपत्ति संबंधिनी। ठीक है। अगला एक और महत्वपूर्ण कथन है कि श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है, जबकि कर्म दूसरी सीढ़ी है। इसके अलावा कहा गया कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से शील का ध्यान मनुष्य को सबसे पहले होना चाहिए। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। मतलब किसी के भी प्रति मनुष्य 3 रूप में प्रवृत्त होता है, 3 रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है, मन से, वचन से और कर्म से। इसके अलावा कहा है शुक्ल जी ने कि श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखे श्रद्धा के गुण, कर्म आदि का हिसाब से होती है। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का ही मूल्य है, जिसमें और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार गुण में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों ना बिके। यह बात शुक्ल जी ने यहाँ पर कही हुई है। इसके अलावा इस निबंध में कहा गया है कि सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। एक वह जो दयावश दिया जाए और दूसरा वह जो श्रद्धावश दिया जाता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। ठीक है। श्रद्धा के द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, परंतु हम भक्ति के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ पे शुक्ल जी ने यह बताया हुआ है। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं कि यदि राम हमारे काम हैं तो रावण भी हमारे काम हैं। एक में हम अपने प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं तो दूसरे में निवृत्ति का। ठीक है। शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है, तो वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से ही उसका प्रादुर्भाव होता है। इसके अलावा शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना खाना और कान से सूंघना, यानी जो जिस जगह की चीज़ है उस जगह से ना करके दूसरी जगह से करना। इसके अलावा शुक्ल जी ने समीप की कामना के लिए रसखान की कुछ पंक्तियों को भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानुष हों तो वहीं रसखान, बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी श्रद्धा और भक्ति निबंध से संदर्भ में, कुछ प्रमुख पंक्तियां थी जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। तो यह हमारे टोटल 11 निबंध हुए, और बाकी 3 निबंध जो हैं वो आपको इसी वीडियो के जस्ट नीचे लिंक दी गई है, उसमें 3 निबंध आपको मिल जाएंगे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है। तो ये पूरा टोटल 14 निबंध हो गया। इसके अलावा जो अगला वीडियो आएगा वह आलोचना पर आएगा, और आप सभी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा हुआ है। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।